आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम सुधीर कुमार कोचर है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का 2014 बैच का अधिकारी हूं और वर्तमान में मैं कलेक्टर दमोह के पद पर कार्यरत हूं। आज आपके सामने मैं विभागीय जांच के विषय पर, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमों के अंतर्गत जो नियमित होती है, उसके बारे में मैं आज आपसे बहुत ही सरल शब्दों में चर्चा करना चाहूँगा, सविस्तार चर्चा करना चाहूँगा। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय जांच की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों, व्यावहारिक दृष्टिकोण और दंड निर्धारण प्रणाली की स्पष्ट, सरल और व्यावहारिक समझ प्रदान करना है। स्वागत है इस प्रशिक्षण श्रृंखला में, जहां हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत विभागीय जांच की प्रक्रिया को समझेंगे। मॉड्यूल 1, विभागीय जांच, नियम, प्रक्रिया और समझ। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विभागीय जांच क्या होती है, इसका कानूनी आधार क्या है और यह किन नियमों पर आधारित होती है। मॉड्यूल 2, सक्षम प्राधिकारी, विभागीय जांच की कानूनी व्यवस्था। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि सक्षम प्राधिकारी कौन होता है और उसे जांच के क्या अधिकार प्राप्त हैं। मॉड्यूल 3, सरकारी कार्यप्रणाली में अनुशासन, नोटिस, स्पष्टीकरण और कार्यवाही। इस मॉड्यूल में हम व्यवहारिक उदाहरणों के जरिए जानेंगे कि कारण बताओ सूचना पत्र SCN कब और कैसे दिया जाता है। मॉड्यूल 4, प्राकृतिक न्याय और सूचना अधिकार। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सूचना देने की जिम्मेदारी पर, जिसमें पारदर्शिता और प्रक्रिया का महत्व समझाया गया है। मॉड्यूल 5, प्रमुख दंड और उनका प्रशासनिक प्रभाव। ये मॉड्यूल हमें प्रमुख दंडों और उनके शासकीय प्रभावों की जानकारी देगा। मॉड्यूल 6, विस्तृत विभागीय जांच प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विस्तृत विभागीय जांच कैसे की जाती है और किन परिस्थितियों में वह आवश्यक होती है। मॉड्यूल 7, विभागीय जांच की प्रक्रिया और दंड निर्धारण प्रणाली। अंत में हम सीखेंगे कि विभागीय जांच के दौरान किस प्रकार साक्ष्य, तर्क और निर्णय लिए जाते हैं और अंतिम दंड कैसे निर्धारित होता है। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। विभागीय जांच, जिसको सामान्य शब्दों में हम विभागीय जांच कहते हैं। देखिए, जो नियम है उसका नाम है मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966। अब यदि हम इस नियम को ढंग से देखेंगे तो पहला शब्द है इसमें मध्य प्रदेश। इसका मतलब ये है कि ये नियम केवल और केवल मध्य प्रदेश के अधिकारियों के ऊपर लागू है। यदि हम इसको और आगे ले जाएं तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये मध्य प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए लागू होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नियम अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर या न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों पर लागू नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश सिविल सेवा मतलब जो मध्य प्रदेश की सिविल सेवाओं के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होकर के आए हैं या अन्य माध्यमों से चयनित होकर के आए हैं, उन अधिकारियों कर्मचारियों पर ये नियम लागू होते हैं। और ये नियम सभी पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश के सिविल सेवक हैं, चाहे वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हों, चाहे वो द्वितीय श्रेणी के हों, चाहे वो तृतीय श्रेणी के हों, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के हों। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा। इसके बाद आता है वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम। ये जो तीनों शब्द हैं, इसके अंतर्गत सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है, फिर उसके बाद इसकी पूरी प्रक्रिया जो जांच की होती है उसका विवरण है, और इसमें फिर अपील कैसे की जाती है, जो लोग यदि जांच से व्यथित हैं तो अपील कैसे कर सकते हैं, उसके नियम है। नाउ ये नियम बने हैं 1966 में। अब आप मुझसे कहेंगे कि साहब हम केवल नियम की बात कर रहे हैं, हम अधिनियम की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी नियम जो होता है वो किसी न किसी अधिनियम से शासित होता है, अधिनियम से गवर्न्ड होता है। लेकिन यहां पर ये जो नियम है इसके अपवाद हैं, यानी ये एक्सेप्शन है। अब ये इसलिए हैं क्योंकि ये सीधे
संविधान की जो धाराएं हैं जो कि सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रोटेक्शन देती हैं, 309 से लेकर के अनुच्छेद 311 तक जो सिविल सेवाओं के अधिकारियों को जो प्रोटेक्शन मिलता है उससे सीधे गवर्न होते हैं। और संविधान ये कहता है कि सरकारें जो हैं इस संबंध में नियम बना सकती हैं। तो संविधान की शक्तियों को लेते हुए सरकारें सीधे ये नियम बनाती हैं। तो ये नियम हर राज्य सरकार अपने अपने तरीके से अलग अलग बनाती हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपने नियम बनाए मध्य प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए, वो 1966 से 1966 से लागू हो गए। अब ये इतना बड़ा नाम है मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीसीए रूल्स, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, सीसीए, ये अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म हो गया। और हिंदी में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये विभागीय जांच के नियम है, दैट्स इट, विभागीय जांच। और विभागीय जांच का दूसरा नाम होता है अनुशासनात्मक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके लिए है। तो बेसिकली यदि आप देखेंगे तो दीज रूल्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ नेगेटिव काइंड ऑफ अ कनोकेशन। ये क्या है, एक थोड़ा सा नकारात्मक भाव लिए हुए हैं। वो इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि ये तब अप्लाई होते हैं जब अधिकारी जो है अपने सेवा काल में किसी प्रकार की अनियमितता करता है, किसी प्रकार की गंभीर त्रुटि करता है, तब ये नियम लागू होते हैं। अब हम सिंपल भाषा में इसको कहते हैं विभागीय जांच। अब यहां पर दो शब्द आ गए फिर से, एक शब्द है विभागीय और दूसरा शब्द है जांच। या हम एक शब्द लेते हैं अनुशासनात्मक और दूसरा लेते हैं कार्यवाही, एक ही जैसे शब्द हैं। विभागीय का मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जिस विभाग में उस अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उसी विभाग के अंतर्गत उसी विभाग के सक्षम अधिकारी इसमें जांच की कार्रवाई करते हैं। तो इसका मतलब विभागीय शब्द का मतलब हुआ जो विभाग के अंतर्गत की जाए, और जांच का मतलब हुआ इंक्वायरी, यानी कि हम डिटेल्ड जब हम किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो उसको हम जांच बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है उस घटनाक्रम के सभी पहलुओं की पड़ताल करना, यानी जांच। और विभागीय यानी विभाग के अंतर्गत। तो जब हम विभाग के अंतर्गत किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई त्रुटि या अनियमितता हुई है, उसके सारे पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल करके किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो इसको सरल शब्दों में विभागीय जांच कहा जाता है। ईश्वर न करे कि कभी आपको अपने जीवन में इसका सामना करना पड़े, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सरकारी नौकरी का एक सबसे बड़ा सुख ये है कि आपकी नौकरी बेदाग निकले, यानी आपकी नौकरी 30-40 साल आप जितना नौकरी करते हैं उसमें एक छोटा सा भी दाग ना लगे। यहां ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि दाग अच्छे होते हैं, राइट। तो इसीलिए बेदाग नौकरी करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, और हमारा पूरा पुरुषार्थ उसकी तरफ लगा हुआ होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए किसी कारण से ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है, तो हम इससे कैसे निपटते हैं, इसकी प्रक्रियाएं क्या होती है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसके दो पहलू हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला पहलू है जब आपके खिलाफ कोई जांच हो, और दूसरा पहलू है जब आप किसी और की जांच करें। इन दोनों चीजों पर ये नियम लागू होते हैं, राइट। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं। नियम अलग से किताबों में वर्णित है, अधिसूचनाएं इसके लिए प्रकाशित हैं, इसको आप शांति से अलग से पढ़ सकते हैं। मैं एक एक नियम की बारीकी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको नियम रट जाएंगे, आपको नियम समझ में आ जाएंगे, आपको नियमों का सार समझ में आ जाएगा। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि विभागीय जांच सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन पर निगरानी रखने की एक जरूरी प्रक्रिया है। यह जांच मध्य प्रदेश सीसीए नियम 1966 के तहत होती है और संविधान के अनुच्छेद 309 से 311 में इसका आधार है। तो देखिए,
सबसे पहली बात यहां पर जो आती है कि हम जब जांच करते हैं किसी के खिलाफ तो जांच करेगा कौन? जांच करने के लिए होता है एक अधिकारी जिसको कहा जाता है सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सक्षम प्राधिकारी का मतलब यह होता है कि जो कि राज्य सरकार के द्वारा किसी आदेश से किसी को हमने ये अथॉरिटी दी है कि साहब आप जो है इनकी जांच करोगे। तो हमारी सरकार में प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए, द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए, तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जांच हेतु अलग अलग सक्षम अधिकारी बनाए गए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जो हमारे डिविजनल कमिश्नर होते हैं यानी संभागीय आयुक्त होते हैं, वो क्लास 2 और क्लास 3 इनके लिए कॉम्पिटेंट होते हैं विभागीय जांच के लिए। कलेक्टर्स क्लास 4 के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने अपने पावर, अपनी अथॉरिटी इन अधिकारियों को डेलीगेट की है, प्रत्यायोजित की है। इसका मतलब कि यदि कोई आदेश ये लोग जारी करते हैं तो यह माना जाएगा कि यह आदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें कुछ पावर्स डेलीगेट किए गए हैं। क्लास 1 ऑफिसर्स के मामले में, प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले में राज्य सरकार सामान्यतः इसके अधिकार अपने पास रखती है। तो ये अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से अधिसूचित नोटिफाइड होते हैं। तो आपके विभाग के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि किस श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के लिए किसको पावर दिए गए हैं। और एक चीज और होती है कि सामान्य तौर पर यह भी होता है कि जो नियोक्ता होता है यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है उसके पास ये सारे पावर माने जाते हैं। ये थंब रूल है कि जिसने किसी व्यक्ति के नियुक्ति आदेश जारी किए उसके पास पूरा पावर होता है उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने का। तो वो अथॉरिटी जो नियोक्ता है, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी है, वो सारे पावर अपने पास भी रख सकता है और चाहे तो वो उसको डेलीगेट भी कर सकता है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि जांच करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास होता है जिसे राज्य सरकार तय करती है। जिसने नियुक्ति की है उसी के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार भी होता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह का पिक्चर है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ व्यवहारिक तौर की चीजें बताना चाहूंगा। हमारे यहां मैंने सामान्य तौर पे देखा है सभी जगह जिले और राज्य स्तर पर दो तीन तरह की चीजें होती हैं। पहला, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई अधिकारी जो आपके बॉस हैं वो आपकी कोई मीटिंग ले रहा है और आप उस मीटिंग में आधा घंटा लेट आए। एक बार हुआ, सहन कर लिया उन्होंने, फिर दोबारा ऐसा हुआ, फिर तिबारा ऐसा हुआ। अब उनको आया गुस्सा कि साहब ये क्या है, बार बार जो है व्यक्ति लेट आता है मीटिंग में और हमारे आदेशों की अवहेलना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में साहब ने, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसको हम कहते हैं SCN, शो कॉज नोटिस, या फिर कारण बताओ सूचना पत्र। इसका नाम से स्पष्ट है, शो कॉज, कारण बताओ। भाई ये सूचना पत्र हम आपको दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आप कारण बताइए कि आपने ऐसा किया, तो आखिर किया क्यों। तो हमने आपसे पूछा कि साहब आज हमने मीटिंग ली, उसके 3 दिन बाद हमने मीटिंग ली, उसके 2 दिन बाद फिर मीटिंग ली, यानी एक हफ्ते में हमने 3 बार मीटिंग ली। मीटिंग का समय 11 बजे था और आप तीनों दिन 11:30 बजे के बाद आए। तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है 3 दिन के अंदर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। अब आप देखिए, इसकी भाषा देखिए। पहली चीज मैंने कहा कि आप मुझे कारण बताओ कि आप लेट क्यों आते हो मीटिंगों में। यदि आपने कारण नहीं बताया तो मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में
आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करूंगा, एक्स पार्टी एक्शन लूंगा। राइट, तो इसमें दो चीजें हो गई। पहली चीज, मैंने उससे कहा कि भाई कारण बताओ, तुम ऐसा क्यों करते हो, अपनी स्थिति बताओ। दूसरी चीज, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार मैंने उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया कि भाई आप कारण बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। इसको कहा जाता है कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से लिया गया स्पष्टीकरण। यह बहुत ही कम गंभीर किस्म के मसलों के लिए जारी किए जाते हैं और सामान्य तौर पर ऐसे प्रकरणों में उत्तर लेने के बाद भविष्य के लिए सचेत करते हुए इस नोटिस को समाप्त कर दिया जाता है। मैं अपवादिक प्रकरणों की बात नहीं करता, सामान्य प्रकरणों में ये सब नोटिस खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है शो कॉज नोटिस, केवल स्पष्टीकरण चाहने के लिए। इससे हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति गलती कर रहा है वो सुधर जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि उस व्यक्ति को सबक भी मिल जाए और कोई बड़ी सजा भी न देना पड़े उसको, साधारण उससे सबक मिल जाए, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो हमारी टीम का ही मेंबर और गलती भी कोई बहुत बड़ी नहीं की उसने। ठीक है, मीटिंग में लेट आया, कोई कारण होगा उसका मीटिंग में लेट आने का, हो सकता है जेन्युइन कारण रहा हो, तो हम ये स्पष्टीकरण लेते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूं जो कि एमपीसीसीए रूल्स को अट्रैक्ट करती है। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि कोई व्यक्ति 2 या 3 बार कारण बताओ सूचना पत्र देने पे भी नहीं सुधरता, या फिर किसी व्यक्ति ने कोई बड़ी गड़बड़ी करी है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी दफ्तर में जो है स्टेशनरी की खरीदी हुई। अब स्टेशनरी की खरीदी हुई तो पता चला, किसी ने शिकायत कर दी कि साहब ये स्टेशनरी मार्केट में ये कॉपी 10 रुपए की मिलती है और आपके यहां ये कॉपी 15 रुपए में खरीदी गई है। इससे जो है भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया है और साथ में एक पर्टिकुलर स्टेशनरी वाले को फायदा पहुंचाया गया है। इसीलिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आप देखेंगे, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे। पहला एग्जाम्पल दिया था मीटिंग में लेट आने का, दूसरा एग्जाम्पल दिया वित्तीय अनियमितता का। अब आप समझ जाएंगे दोनों केस को देख करके कि कौन से केस की सीरियसनेस, गंभीरता ज्यादा है। तो स्वाभाविक रूप से जिसमें वित्तीय अनियमितता की शिकायत हुई है, फिनेंशियल इरेगुलरिटी इन्वॉल्व है, वो मसला ज्यादा गंभीर है। अब देखिए यहां पर नोटिस की भाषा कैसे बदलती है। तो हम नोटिस देंगे कि साहब ऐसी ऐसी शिकायत हमारे संज्ञान में लाई गई है कि आपने स्टेशनरी खरीदने के मामले में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए एक पर्टिकुलर स्टेशनरी विक्रेता को फायदा पहुंचाया, 9 रुपए की कॉपी 15 रुपए में खरीद करके सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाई, शासकीय धन की हानि की आपने। तो क्यों ना आपके विरुद्ध, अब यहां पर देखिए भाषा चेंज होती है। वो कहता है कि ये आपका जो आचरण है, ये मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है और इस कारण से क्यों ना आपके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 यानी एमपीसीसीए रूल्स के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करने की कार्रवाई की जाए। आप अपना उत्तर इतने दिन के अंदर दीजिए, वरना आपके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। नाउ दिस इज सीरियस, ये सीरियस मैटर, ये सामान्य स्पष्टीकरण नहीं है। अब यहां पर लिखने वाले ने, जो सक्षम प्राधिकारी है, उसने साफ कर दिया है कि मैंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और यदि आपका उत्तर संतोषजनक नहीं आता तो अब मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूं, आपकी विभागीय जांच करने वाला हूं। ऐसा लेटर पाने के बाद
संबंधित शासकीय अधिकारी कर्मचारी के कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब कुछ सीरियस होने वाला है, इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो यदि आपको कोई ऐसा नोटिस जारी होता है तो आपको इसको बहुत इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा और उसके बाद आप इसका रिप्लाई दें। तो क्या होता है कि फिर इस नोटिस के पीरियड में संबंधित कर्मचारी अपना उत्तर देता है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, उत्तर देने से पहले वो कहेगा कि नहीं, मैं उत्तर ऐसे नहीं दूंगा, आप पहले मुझे शिकायत की कॉपी उपलब्ध कराइए और जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं उनसे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराइए, तब मैं उत्तर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी उनको दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, फिर वो अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि वो कहे कि नहीं, मैं 3 दिन में उत्तर नहीं सबमिट कर पाऊंगा, मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर है कि वो 15 दिन का समय देता है नहीं देता है। इसके बाद वो उत्तर आएगा। अब उस उत्तर का अध्ययन करने के बाद सक्षम अधिकारी के पास 2 विकल्प होंगे, 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प यह होगा जो कि सबसे आसान विकल्प है, और वो तब आएगा जब सामने वाले की अनियमितता प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होती है। यदि उत्तर से आप संतुष्ट हैं, उसके जवाब में लगाए गए दस्तावेजों से आप संतुष्ट हैं, तो आप इस केस को 2 तरह से इसी स्थिति में समाप्त कर सकते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है कि यह कार्यवाही इसी प्रक्रम पर समाप्त की जाती है। इसमें हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है भविष्य के लिए सचेत करते हुए समाप्त की जाती है बिना किसी दंड के, और दूसरा है सामान्य तौर पर सीधे समाप्त कर दी जाए। भविष्य के लिए सचेत हम करते हैं तब जब हमको लगता है कि इस आदमी की कोई एक्चुअली गलती नहीं थी, लेकिन यदि कोई प्रक्रियात्मक बहुत छोटी सी कोई त्रुटि हो गई हो जो कि इंटेंशनल भी नहीं थी, तब हम लिख देते हैं कि भाई भविष्य के लिए सचेत करते हुए ये केस हम समाप्त करते हैं। तो पहली कंडीशन में 2 तरह से केस समाप्त होता है। पहला, भविष्य के लिए सचेत करते हुए समाप्त करना, और दूसरा बिना किसी चेतावनी के समाप्त करना। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर फिर आगे के नियम वगैरह कुछ लागू होते नहीं, खत्म हो जाता मामला यहीं पर। लेकिन अब दूसरी स्थिति बनती है कि यदि सक्षम प्राधिकारी को उत्तर लेने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं जी, ये जो इसने गलती या गड़बड़ की है, ये जो है पेनल्टी के योग्य है, शास्ति के योग्य है, दंड के योग्य है, तो ऐसी स्थिति में अब फिर 2 रास्ते आते हैं उसके सामने। अब उसको यह देखना पड़ेगा कि ये केस किस तरह की शास्ति, किस तरह के दंड के योग्य है। तो 2 तरह के दंड हमारे नियमों में बताए गए। एमपीसीसीए रूल्स 1966 नियम 10, यदि हम देखेंगे तो नियम 10 के 1 से 4 तक दी गई है एक तरह की पेनल्टी, और नियम 5 से 8 तक दी गई है दूसरी तरह की पेनल्टी। तो 10 के अंतर्गत 2 तरह की शास्तियां हैं। पहली शास्ति है, उसको कहा जाता है माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी का मतलब होता है लघु शास्ति। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, लघु शास्ति का मतलब हुआ जिसमें कि व्यक्ति ने अनियमितता तो की है, यह ऐसा आपको प्रथम दृष्टया लग रहा है और जांच से भी साबित हो रहा है, लेकिन वो अनियमितता बहुत अधिक गंभीर श्रेणी की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जो दंड देंगे वो होगा लघु शास्ति। इसमें 4 प्रकार के दंड आते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी होती है दीर्घ शास्ति। अब दीर्घ शास्ति जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, मेजर पेनल्टी। और मेजर पेनल्टी का मतलब कि सामने वाले जो आरोपित है उस व्यक्ति ने बड़ी गंभीर अनियमितता की है, और इसीलिए जो है उस पर मेजर पेनल्टी यानी बड़ा दंड यानी कि दीर्घ शास्ति, हिंदी में कहेंगे दीर्घ शास्ति लगाई जाती है।
ये भी 4 प्रकार की होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अब हम पहली स्थिति देखते हैं, जब मुझे ऐसा लग रहा है सक्षम प्राधिकारी के रूप में कि ये गलती तो इसने की है, ये बिल्कुल पक्की बात, और ये गलती गंभीर स्वरूप की है, अति गंभीर स्वरूप की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी करता हूं, जिस नोटिस को माइनर पेनल्टी का नोटिस कहा जाता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का 1 अगस्त 2015 का सर्कुलर परिपत्र हम सबको देखना चाहिए, जो लघु शास्ति के लिए बनाया गया है। इसके बाद अभी राज्य शासन ने 2023-24 में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह साफ फिर से एक बार रेखांकित किया गया है कि यदि लघु शास्ति वाली कोई जांच है, अब सक्षम प्राधिकारी के ऊपर यह मैंडेटरी किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों के अंदर लघु शास्ति की जांच आपको 5 महीने में पूरी करनी है, 5 महीने के अंदर पूरी करनी है। यदि दीर्घ शास्ति की जांच है तो वो 1 साल में कंप्लीट करनी है हर हालत में। और एक बात आपको बता दूं कि अब राज्य शासन के द्वारा विभागीय जांच का एक पूरा ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, और विभागीय जांच की पूरी प्रक्रिया उसके माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है। तो ये हो गई हमारी दोनों तरह की शास्ति, और इसमें से हम पहली शास्ति पे विचार कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है लघु शास्ति। नाउ लघु शास्ति के लिए हम एक नोटिस जारी करते हैं सक्षम प्राधिकारी के स्तर से। इसमें नोटिस सक्षम प्राधिकारी ही जारी कर सकता है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो सक्षम प्राधिकारी एक नोटिस जारी करता है कि हमने पहले आपको एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था, और इस कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से हमने आपसे उत्तर चाहा था, लेकिन आपने जो उत्तर दिया वो संतोषप्रद नहीं पाया गया, वो समाधान कारक नहीं पाया गया। इसीलिए अब हमने सक्षम प्राधिकारी के रूप में यह निर्णय लिया है कि आपके खिलाफ एक विभागीय जांच प्रचलित की जाए, और क्यों ना, देखिएगा, क्यों ना आपको एमपीसीसीए रूल्स के नियम 10(1) से लेकर के नियम 10(4) तक की किसी शास्ति से दंडित किया जाए, क्यों ना आपके खिलाफ ऐसा किया जाए। राइट, ये हम देते हैं। अब देखिए, सामान्य नोटिस जो हमने दिया था उससे डिफरेंट है। इसका एक निर्धारित प्रारूप है, उस प्रारूप में ही नोटिस जारी किया जाता है। वो 1 अगस्त 2015 के सर्कुलर में है। उसमें यह लिखा जाता है, क्या आप समक्ष में सुनवाई के इच्छुक हैं, क्या आप अपने दस्तावेज इस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको फिर समय दिया जाता है, और समय दे करके फिर इसकी एक विधिवत सुनवाई की जाती है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि कारण बताओ सूचना पत्र और विभागीय जांच कैसे दी जाती है और कब वह गंभीर रूप लेती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। नाउ आपके सामने फिर 2 विकल्प आ गए कि आप जो है उसको लघु शास्ति से दंडित कर सकते हैं, या फिर उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके आधार पर जांच को क्लोज कर सकते हैं बिना किसी दंड के। यदि आप यह तय करते हैं कि आप इसको लघु शास्ति देना चाहते हैं, माइनर पेनल्टी देना चाहते हैं, तो वो 4 प्रकार की माइनर पेनल्टी होती है। पहली माइनर पेनल्टी होती है जिसमें यह कहा जाता है कि परिनिंदा, यानी सेंसर। परिनिंदा मतलब ये कि हम आपको दोषी तो पाते ही हैं, और साथ में आपके इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। दिस इज कॉल्ड परिनिंदा, सेंसर। अब आप देखिएगा कि जो भी आप दंड देंगे उसका अधिकारी को ताजिंदगी प्रभाव उसके ऊपर रहेगा, उसकी नौकरी पर रहेगा। तो अलग अलग दंड के अलग अलग प्रभाव होते हैं। यदि मान लीजिए आपने तय किया कि उसको परिनिंदा की शास्ति दी जाए, इसमें किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस अधिकारी कर्मचारी को नहीं होता। परिनिंदा के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है
कि ये परिनिंदा कैलेंडर ईयर तक प्रभावशील होती है। कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यदि मान लीजिए सक्षम अधिकारी ने परिनिंदा की जो दंड है वो 1 जून को दिया आदेश निकाल करके, इसका मतलब यह है कि वो जो परिनिंदा की शास्ति है, जो पेनल्टी है, वो 1 जून से 31 दिसंबर उस साल तक, कैलेंडर ईयर तक प्रभावशील रहेगी। यानी आपने यदि परिनिंदा की शास्ति किसी को 29 दिसंबर को दी है तो वो उसी साल के केवल 2 दिन यानी 31 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगी, क्योंकि उसका प्रभाव केवल कैलेंडर ईयर तक रहता है। इसका मतलब और क्या है कि यदि उस साल किसी अधिकारी या कर्मचारी की जो कि अपचारी है, जिसकी जांच चल रही है, उसकी पदोन्नति या क्रमोन्नति की कोई डीपीसी होती है तो उसका लिफाफा बंद कर दिया जाएगा और उसको अनफिट करार दे दिया जाएगा, तब तक के लिए 31 दिसंबर तक के लिए। इसका मतलब वो अगले साल की 1 जनवरी को फिट होगा। तो उसके बाकी सारे साथी, मान लीजिए आपने आदेश जारी किया 1 जून 2024 को, तो ये आदेश 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावशील रहेगा। अब यदि पदोन्नति की कार्यवाही 30 जून को होती है तो उसके बैच के बाकी सारे अधिकारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा, लेकिन इस व्यक्ति को लाभ 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। इसका मतलब उसका पूरा 1 साल का लॉस इसमें होगा। तो परिनिंदा का यह प्रभाव होता है, इस तरह से यह दंड दिया जाता है। इसके बाद और पेनल्टीज होती हैं जिसमें कि हम उस व्यक्ति की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हैं। असंचयी का मतलब होता है नॉन क्यूमुलेटिव। और संचयी, संचयी का मतलब क्या होता है? संचय करना, इकट्ठा करना, एक जगह पे ही रहना। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि लंबे समय तक एक जगह पर नहीं रहना। अब हम यहां पर माइनर पेनल्टी में नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट से दंड देते हैं। इसको भी समझ लीजिए दंड का प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए आपको दंड दिया गया, आदेश जारी किया गया 1 जून 2024 को। अब देखिए, मैंने एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी। सपोज 1 जून 2024 को आदेश जारी किया, एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी। मान लीजिए किसी कर्मचारी को जिसके खिलाफ यह दंड मिला है उसको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है। 1 जुलाई 2024 को उसका इंक्रीमेंट ड्यू है। ऐसी स्थिति में आपने चूंकि एक वेतन वृद्धि रोकी है, इसीलिए उसको अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को मिलेगी। अब आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी 1 साल की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रुक गई। अब 1 जुलाई 2025 जब आएगा उसको एक साथ 2 वेतन वृद्धि मिलेगी, एक पिछली वाली और एक इस साल की जो ड्यू 2024 की और एक 2025 की। तो नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब यह हुआ कि हमने उसकी वेतन वृद्धि तो रोकी लेकिन केवल 1 साल के लिए रोकी, इससे ज्यादा नहीं। जब वो पीरियड खत्म हो गया तो उसको एक साथ 2 वेतन वृद्धि मिल गई। अब जब तक यह प्रभावशील है, मतलब आदेश दिनांक है 1 जून 2024 और उसको अगली वेतन वृद्धि मिलेगी 1 जुलाई 2025, तो 1 जून 2024 से 1 जुलाई 2025 तक उस व्यक्ति की पदोन्नति नहीं हो सकती, वो अनफिट डिक्लेयर किए जाएंगे। मान लीजिए उनके बाकी सारे साथी 1 जनवरी 2024 को पदोन्नत होते हैं तो इनकी पदोन्नति 1 जुलाई 2025 के बाद होगी। इनको लगभग 1.5 साल का नुकसान होगा। यह चीज समझने लायक है। यह प्रभाव है असंचयी वेतन वृद्धि रोकने का। अब यह डिपेंड करता है केस के ऊपर। हो सकता है सक्षम प्राधिकारी 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हैं, हो सकता है 3 वेतन वृद्धि रोकते हैं, कितनी भी रोक सकते हैं, उस हिसाब से उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से यह दंड दिया जाता है। इसके अलावा दंड ऐसे भी होते हैं
कि वेतन से आर्थिक हानि की वसूली। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कहा कि साहब आपने स्टेशनरी ज़्यादा भाव में खरीदी, इससे सरकार को 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। या आप सरकारी अलमारी थी एक जो सरकारी कार्यालय में थी, आपका ट्रांसफ़र हुआ, आप अपने घर ले गए उसको। अब ये अलमारी थी 10,000 रुपये की, अब सरकार को हानि इसमें 10,000 रुपये हुई, ये 10,000 रुपये आप भरो जेब से अपनी, तो हानि की वसूली। अब ये दंड का प्रभाव कब तक रहेगा? जब तक व्यक्ति पैसा जमा नहीं कर देता। द मोमेंट वो पैसा जमा कर देता है, दंड का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह की माइनर पेनल्टीज दी जाती हैं। आपने दंड दे दिया, अब दंड के खिलाफ अपील की जाती है। अपील करने के लिए अपीलेट अथॉरिटी अलग अलग होती हैं। अलग अलग अधिकारियों के मामले में, अलग अलग श्रेणी के अधिकारियों के मामले में अलग अलग विभागों के अलग अलग तरह के नोटिफिकेशंस हैं और उस तरह से हर विभाग ने अपने अपने लोग नोटिफाई किए हुए हैं। और कई मामलों में, खास तौर से प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामलों में जो अपील होती है वो राज्यपाल के पास होती है। अब आप ध्यान दीजिए कि राज्यपाल के पास होती है, इसका मतलब क्या हुआ? अब राज्यपाल की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं वो माननीय राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां जो कार्यपालिका के अंदर निहित होती हैं, और जो वास्तविक कार्यपालिका जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो है मंत्री परिषद। इसका मतलब है कि ये केसेस में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद जो है, जो उसके अंतर्गत ये अधिकार वेष्टित है। तो फिर ऐसे केस समन्वय में, यानी कि मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक और मंत्री परिषद तक पहुंचते हैं और उसके बाद उस अपील के ऊपर निर्णय लिया जाता है। जिन केसेस में राज्यपाल को अपील की जाती है, बाकी केसेस में अलग अलग अथॉरिटीज हो सकती हैं अपीलेट, वहां पर अपील की जाती है। और अपील करने के लिए भी अवधि निर्धारित है, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ये सब तरह की अलग अलग अवधियां निर्धारित हैं। उन अवधियों के अंदर वो अपील की जाती है। ये किताबों में पढ़ा जा सकता है कि कब की अवधि है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदेश प्राप्ति के दिनांक से समय मिलता है, आदेश जारी होने के दिनांक से नहीं। तो यदि 1 जून 2024 को आदेश जारी हुआ है जांच में दंड का, और मेरे को, यानी यदि मैं अपचारी कर्मचारी हूं और मुझे वो आदेश 25 जून को मिला है, तो मेरा समय 25 जून से शुरू होगा, न कि 1 जून से। तो ये बात ध्यान रखने की है कि आदेश प्राप्ति के दिनांक से उसको समय दिया जाएगा। इसके अलावा वो कर्मचारी विलंब को क्षमा करने का आवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है। ये सक्षम अधिकारी पर डिपेंड है, जो अपीलेट अथॉरिटी है वो निर्णय करेंगे कि वो इसको मान्य करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इस तरह से जो है ये अपील होती है। और यहां पर भी व्यक्ति यदि हार जाता है, उसके मनमाफिक डिसीजन नहीं होता है, तो पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट की या माननीय न्यायालय की शरण ले सकता है, फिर वहां से आगे की कार्रवाई संचालित हो सकती है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये लघु शास्ति की प्रक्रिया है। अब आप देखेंगे कि लघु शास्ति की जो प्रक्रिया है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम विस्तृत है। इसीलिए सरकार के निर्देश हैं कि 5 महीने में इसको कंप्लीट करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप जांचकर्ता हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं, आप अपने रिव्यू करें और 5 महीने के अंदर ये जांचों को समाप्त करना चाहिए। अनावश्यक रूप से यदि जांच पेंडिंग होती है, उसके 2 परिणाम हो सकते हैं। एक तो आपके खिलाफ भी जांच हो सकती है कि आपने क्यों जानबूझ करके जांच पेंडिंग रखी, और दूसरी चीज, अधिकारी कर्मचारी का भी नुकसान होता है जो आरोपी है, क्योंकि जब तक ये जांच चल रही है तब तक उसकी पदोन्नति और क्रमोन्नति का लिफाफा बंद हो जाता है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। इसीलिए वो भी हैरास होता है अनावश्यक रूप से। तो हमें चाहिए कि 5 महीने का जो समय है उसके अंदर हम अनिवार्य रूप से विभागीय जांच को समाप्त कर दें। जो भी हमको अंतिम निर्णय लेना है ले लें। ये हो गया। अब यहां तक तो ठीक है। अब 2 तरह की परिस्थितियां और बनती हैं। पहली परिस्थिति, यदि हमने जांच शुरू की थी लघु शास्ति के लिए कि नहीं जी, इतने गंभीर आरोप नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको लघु शास्ति देने का नोटिस देते हैं। हमने 1 अगस्त 2015 के सर्कुलर और एमपीसीसीए रूल्स के रूल को फॉलो करके उसको लघु शास्ति का नोटिस दिया कि क्यों ना आपके खिलाफ माइनर पेनल्टी की जाए। अब जब हमने वो जांच कंप्लीट की तो पता चला, अरे ये मामला तो उससे भी ज्यादा संगीन और गंभीर है जितना हमने सोचा था।
इस आदमी के खिलाफ तो मेजर पेनल्टी बनती है, इस आदमी को तो दीर्घ शास्ति देना जरूरी है। तो एक परिस्थिति बनी ये, और दूसरी परिस्थिति ये बनी कि हम पहले दिन से क्लियर हैं कि हमको इसको लघु शास्ति देने ही नहीं है, यह प्रकरण तो बहुत गंभीर अनियमितता का है और इसमें तो दीर्घ शास्ति ही देंगे। दो तरह की परिस्थितियां, पहले में लघु शास्ति कन्वर्ट हो रही है दीर्घ शास्ति में, और दूसरे में हम दीर्घ शास्ति दे रहे हैं। हमको यह समझना पड़ेगा कि यदि हम लघु शास्ति को दीर्घ शास्ति में कन्वर्ट करते हैं, हम बिना सुनवाई का अवसर दिए और बिना प्रक्रिया का पालन करते हुए हम ऐसा कोई तुगलकी निर्णय नहीं ले सकते कि अपने स्तर से ही डायरेक्ट हमको लगा कि नहीं जी, हमने इंक्वायरी कर ली और ये तो जो है लघु शास्ति का प्रकरण ही नहीं है, और डायरेक्ट हमने स्पीकिंग ऑर्डर जारी करके और उसको सीधे दीर्घ शास्ति दे दी। बिल्कुल नहीं, ऐसा आदेश आप कतई जारी नहीं कर सकते। आपको फिर से सामने वाले को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आपका जवाब समाधान कारक नहीं है, और हमने पहले आपको लघु शास्ति का नोटिस दिया था, लेकिन अब मुझे सक्षम अधिकारी के रूप में समाधान हो गया है कि नहीं, आपका प्रकरण और ज़्यादा गंभीर है, इसमें हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण आ गए हैं, हमारे पास ये सबूत आ गए हैं, जिससे हमको लगता है कि आपकी मेजर पेनल्टी की इंक्वायरी की जानी चाहिए, इसीलिए अब हम ये वाली जांच खड़ी कर रहे हैं आपकी। अब आप उसको उस जांच का नोटिस देंगे, गियर बदलेंगे, गाड़ी इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। अब हम लघु शास्ति की प्रक्रियाओं को यहीं रोक देंगे, अब हम दीर्घ शास्ति पे जाएंगे। और या फिर आप सामान्य रूप से पहले दिन से ये जानते हैं, आपको समाधान हो गया है उसके उत्तर से कि नहीं, ये प्रकरण तो दीर्घ शास्ति का है। दोनों ही परिस्थितियों में हम दीर्घ शास्ति का कार्रवाई करेंगे। परिनिंदा वित्तीय नुकसान नहीं देती, लेकिन यह केवल कैलेंडर वर्ष 31 दिसंबर तक प्रभावी होती है। उस अवधि तक पदोन्नति पर रोक लगती है। वेतन वृद्धि पर रोक से अगली वृद्धि 1 वर्ष बाद मिलती है। जब तक यह लागू रहती है, तब तक कर्मचारी पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। सरकारी संपत्ति जैसे अलमारी की क्षति की भरपाई व्यक्तिगत रूप से करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में अपील का निर्णय उच्च अधिकारी या मंत्री परिषद द्वारा होता है। दंड का प्रभाव आदेश प्राप्ति की तिथि से माना जाता है, न कि आदेश जारी होने से। विलंब क्षमा का आवेदन सक्षम अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। नाउ, जब हम सक्षम प्राधिकारी के रूप में किसी के खिलाफ विभागीय जांच करने का निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिसके खिलाफ ये जांच की जा रही है उसको कहा जाएगा अपचारी अधिकारी या अपचारी कर्मचारी। यदि वो अधिकारी है तो अधिकारी, कर्मचारी है तो कर्मचारी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी जांच, जिसके खिलाफ जांच की जा रही है, यानी जो अपचारी अधिकारी या कर्मचारी है, और जो जांच कर रहा है, वो हमेशा जिसके खिलाफ जांच हो रही है उससे सीनियर होना चाहिए। यदि वो सीनियर नहीं है तो पूरी जांच दूषित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तुरंत जो है कोर्ट का सहारा लेगा और उस पर स्टे मिल जाएगा, या राज्य शासन के सामने अपील करेगा और उस पर स्टे मिल जाएगा। इसीलिए हमेशा अपचारी अधिकारी जिसके खिलाफ जांच हो रही है और जो जांच कर रहा है, वो व्यक्ति, जांच करने वाला व्यक्ति हमेशा वरिष्ठ होगा। अब इस प्रकार से हम सामने वाले अधिकारी को एक नोटिस, औपचारिक अधिकारी या कर्मचारी को विभागीय जांच का एक सूचना पत्र जारी करते हैं। उस सूचना पत्र के साथ हम उन अभिलेखों की सूची संलग्न करते हैं जिनके आधार पर हम उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, वो सब हम उनको देते हैं। उसके बाद हम उस व्यक्ति से जवाब लेते हैं, और वो व्यक्ति चाहे तो व्यक्तिगत रूप से भी उसकी सुनवाई की जा सकती है। यदि वो सक्षम अधिकारी से कहता है कि मैं व्यक्तिगत सुनवाई करवाना चाहता हूं, तो आपको सक्षम अधिकारी के रूप में उसको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है। यदि मान लीजिए वो ये कहता है कि साहब मुझे अभिलेख पूरे नहीं मिले, मुझे दस्तावेज पूरे नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में
कई बार मैंने ये देखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ही जांच के संबंध में कोई दस्तावेज मांगता है तो उसको आरटीआई लगाने पे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगे। भाई आप ही उसके खिलाफ जांच कर रहे हो, वो जांच से संबंधित ही दस्तावेज मांग रहा है। अब यदि आप उसको आरटीआई लगाने को कहते हो तो यह हैरेसमेंट है। आपका कर्तव्य होगा कि उस जांच से संबंधित सारे दस्तावेज उसको उपलब्ध कराएं। लेकिन कई बार अपचारी कर्मचारी या अधिकारी जांच को लंबित रखने के उद्देश्य से, जांच को भटकाने के उद्देश्य से, जांच को डीरेल करने के उद्देश्य से इधर उधर के दस्तावेज मांगते हैं जिनका जांच से कोई संबंध नहीं है। तो आपका कर्तव्य है सक्षम अधिकारी के रूप में कि उनको तत्काल इस बात की सूचना दें कि इनका जांच से कोई संबंध नहीं है, हम ये आपको नहीं दे सकते। तो हमें उनको वो सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए और दूसरी चीज, उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए यदि वो इसकी डिमांड करते हैं तो। अब यदि वो कर्मचारी जो है या अधिकारी अपने पूरे दस्तावेजों के साथ अपना डिटेल्ड उत्तर प्रस्तुत करता है, अब ये एक स्थिति बन सकती है। अब आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आप एक सक्षम अधिकारी हैं और आप किसी अधिकारी के खिलाफ जांच कर रहे हैं जो आपके डिपार्टमेंट का है, लेकिन वर्तमान में वो किसी और डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे काम कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दो परिस्थितियां हो गई। यदि कोई कर्मचारी आपके ही विभाग में काम कर रहा है और उसी की जांच आप कर रहे हो, तो उसने पूरे अभिलेख जमा किए, उसने जो है व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर पर अपनी बात रखी, उसको लिखित तर्क प्रस्तुत करने का, मौखिक तर्क प्रस्तुत करने का, सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर इसके अंतर्गत हमको दिया जाना चाहिए। और फिर जब ये सब कुछ आपके पास आ जाता है, फिर इसके बाद में सक्षम अधिकारी अपना समाधान करेगा। नियम ये कहता है कि सक्षम अधिकारी अपना समाधान करे। अब मान लीजिए सक्षम अधिकारी को लगता है कि इस मामले में किसी विभाग से, किसी कार्यालय से, किसी विशेषज्ञ से उनको कोई अभिमत लेना है, तो वो उनके जवाब के ऊपर अभिमत ले सकता है। मान लीजिए कमिश्नर साहब कोई जांच कर रहे हैं, तो और अधिकारी या कर्मचारी जो है वो कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ है, तो जब उसका पूरा उत्तर आ जाता है तो कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब से इसमें ओपिनियन मांग सकते हैं, अभिमत मांग सकते हैं कि साहब अभिमत दीजिए, क्या करना है। तो सक्षम प्राधिकारी समाधान अपना करता है। सामान्य तौर पे यह समाधान इसी तरीके से किया जाता है कि हम अभिमत ले लेते हैं जिनका हमको लेना है। इस प्रकार से अपचारी अधिकारी या कर्मचारी का जवाब लेना और अभिमत लेना। मान लीजिए आपके विभाग का कर्मचारी या अधिकारी किसी दूसरे विभाग में डेपुटेशन पे काम कर रहा है, तो जिस विभाग में वो डेपुटेशन पे काम कर रहा है हम वहां से भी इसका अभिमत लेते हैं। तो इस प्रकार से अभिमत लिया जाता है, इस प्रकार से उत्तर लिए जाते हैं पूरे। अब इसके बाद में जो सक्षम प्राधिकारी है उसको इस पर निर्णय करना होता है। अब सक्षम प्राधिकारी दो तरह के निर्णय कर सकता है। पहला निर्णय यह कर सकता है कि साहब वो समाधान हो गया उनका और वो विभागीय जांच की कार्यवाही बिना किसी दंड के इसी प्रक्रम पर भविष्य के लिए सचेत करते हुए समाप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बस इतनी कार्रवाई होती है, इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि हमने उत्तर ले लिया, हमने संबंधितों से जिससे अभिमत लेना था ले लिया, फिर हमने एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग आदेश जारी करना पड़ेगा सक्षम अधिकारी को। सक्षम अधिकारी 4 लाइन का आदेश जारी करके इतिश्री नहीं कर सकते, उनको डिटेल्ड आदेश जारी करना पड़ेगा। तब से जब से शिकायत आई, जांच आपने कैसे ली, उसको कैसे सुनवाई का अवसर दिया, कैसे दस्तावेज आए, कैसे अभिमत लिया, फिर कैसे आप निष्कर्ष पर पहुंचे। और स्पीकिंग आदेश से आप जांच को समाप्त कर सकते हैं यदि आपने जांच के बाद किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई, और संबंधित को इंटीमेट कर देते हैं आदेश के माध्यम से, खत्म। और भविष्य के लिए सचेत करते हुए सामान्य तौर पे लिख दिया जाता है, आप भी ऐसा लिख सकते हैं, खत्म। अब यह मैटर यहीं खत्म हो गया। लेकिन अब दूसरी परिस्थिति बनती है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो आपको दंडित करना चाहते हैं क्योंकि हमको पूरी जांच में आपके उत्तर समाधान कारक नहीं लगे हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। अब ऐसी परिस्थिति में
आगे फिर दो विकल्प सामने आते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। पहला विकल्प यह सामने आता है कि अच्छा, हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और हम आपको लघु शास्ति देने का मन बना चुके हैं। अब जैसे ही आप ये कहते हो कि आप संतुष्ट नहीं हो, इसका ये मैसेज क्लियर जाता है कि विभाग उसको पनिश करने का मन बना चुका है। अब ऐसे समय में हमारे नियम ये कहते हैं कि आपको सक्षम अधिकारी के बतौर अब एक नोटिस और देना पड़ेगा आबकारी कर्मचारी को कि हमने ये जांच करी, हमने आपका उत्तर लिया, हमने विभागों का अभिमत लिया। अब इस कारण से वो कारण मेंशन करना पड़ेंगे कि इस कारण से हमने आपका उत्तर समाधान कारक नहीं पाया, इसीलिए क्यों ना आपको दंडित किया जाए। अब आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है, आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि यह कार्रवाई सक्षम अधिकारी नहीं करता है तो जांच में को चैलेंज किया जा सकता है और फिर ऐसी स्थिति में आपकी जांच दूषित हो सकती है। तो अंतिम निर्णय करने से पहले हमको एक बार फिर उसको सुनना पड़ेगा। तब ऐसा नोटिस आने के बाद वो कर्मचारी या अधिकारी जो अपचारी है वो फिर से आपको एक जवाब देगा और फिर आप एक अंतिम निर्णय लेंगे। जांच का सामना कर रहे अधिकारी और कर्मचारी को औपचारिक माना जाता है। उसे व्यक्तिगत सुनवाई और सभी आवश्यक जानकारी मिलना अनिवार्य है। जांच अधिकारी पर्याप्त वरिष्ठ होना चाहिए, अन्यथा जांच पर स्थगन लग सकता है या उसकी वैधता पर प्रश्न उठ सकता है। उत्तर संतोषजनक हो तो बिना दंड मामला बंद किया जा सकता है, बशर्ते विस्तृत स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाए। उत्तर असंतोषजनक होने पर औपचारिक को कारण सहित अंतिम नोटिस देना अनिवार्य है ताकि निर्णय कानूनी चुनौती से सुरक्षित रहे। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। नाउ अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को, पहला प्रिंसिपल जांच नियमों का, कि किसी व्यक्ति को, अपचारी अधिकारी या कर्मचारी को आपको मेजर पेनल्टी देनी है, दीर्घ शास्ति देनी है, तो इसके लिए विस्तृत विभागीय जांच करना अनिवार्य है। इससे कोई इफ एंड बट नहीं है। विस्तृत विभागीय जांच करना जरूरी है। लघु शास्ति के प्रकरणों में विस्तृत विभागीय जांच करना आवश्यक नहीं है। हमने केवल उसको नोटिस जारी किया, उससे उत्तर लिया, किसी से अभिमत लिया और हमने अपना निर्णय कर लिया। लेकिन इसीलिए लघु शास्ति में 5 ही महीने का टाइम दिया आपको, लेकिन दीर्घ शास्ति में 1 साल का टाइम दिया आपको। और आप देखेंगे कि कई विभागीय जांचें 10-10, 12-12, 13-13 साल चल जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये गंभीर स्वरूप के प्रकरण होते हैं और इसमें डिटेल्ड विभागीय जांच होती है। अब डिटेल्ड विभागीय जांच का क्या मतलब? इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं 2 प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति। तो सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक आदेश जारी करके 3 तरह के आदेश जारी करता है। पहला आदेश ये जारी करता है कि हमने अपचारी अधिकारी के लिए कि हमने दीर्घ शास्ति देने के प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित करने का आपको निर्णय लिया है, क्यों ना आपको दीर्घ शास्ति से दंडित किया जाए। आप व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक हों तो आप वैसा बताएं और आप अपना उत्तर इतने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर दें, जो भी उसकी समय अवधि है। अब दूसरी कार्रवाई जो आपको करनी पड़ती है वो ये कि एक विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त करना। अब 2 तरह के ऑप्शन हैं। सरकार में एक पद होता है जिसको कहा जाता है विभागीय जांच आयुक्त। यह विभागाध्यक्ष लेवल का पद है। यदि विभागीय जांच आयुक्त होते हैं तो हम उन्हें भी जांच सौंप सकते हैं, फिर वो पूरी जांच करके एक जांच प्रतिवेदन के साथ सक्षम अधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। और इसके अलावा सक्षम अधिकारी किसी एक प्राधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यहां ध्यान रहने की बात यह है कि जांच अधिकारी हमेशा जो है उसका सीनियर होगा, जो अपचारी अधिकारी या कर्मचारी है उससे सीनियर होगा और किसी प्रकार का दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये जरूरी ध्यान रखना। तो पहला अपॉइंट होगा जांचकर्ता अधिकारी और दूसरा अपॉइंट होगा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।
तो एक होते हैं विभागीय जांच कर अधिकारी, ये कई बार रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों को भी ले लिया जाता है। इनको हम पे करते हैं और इनसे भी जांच करा सकते हैं और सर्विंग लोगों से भी जांच करा सकते हैं। तो एक हो गए विभागीय जांचकर्ता अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी बनाएंगे। सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वो विभागीय जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की। सामान्य तौर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उसी विभाग का एक अधिकारी, सीनियर अधिकारी होता है जिस विभाग का ये आरोपी कर्मचारी है। मान लीजिए ये स्टेशनरी की अनियमितता की जांच हम दीर्घ शास्ति के रूप में कर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को करा दिया और यह गलती जिला पंचायत में हुई है। तो जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं वो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनेंगे क्योंकि सारा रिकॉर्ड उनके पास है, सारी जानकारियां उनके पास है। तो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और जांचकर्ता अधिकारी में क्या अंतर है? जांचकर्ता अधिकारी एक न्यायालय की तरह तटस्थ अधिकारी होता है और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का काम होता है कि वो शासन का हित संरक्षित करे, वो शासन की तरफ से बोलता है, वो शासन का पक्षकार होता है। उसका काम कर्तव्य होता है कि वो शासन की पैरवी करे जांच अधिकारी के सामने। तो इस दृष्टि से एक जांचकर्ता अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया जाता है। अब इन मामलों में जो अपचारी अधिकारी या कर्मचारी है उसको ये भी एक स्वतंत्रता होती है कि वो अपने लिए जांच सहायक की नियुक्ति कर सकता है। वो नाम देता है कि साहब मैं इसके माध्यम से जांच, मेरे को ये सहयोगी के रूप में ये व्यक्ति चाहिए। तो कई बार आप देखेंगे कि एडवोकेट या फिर कोई रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी जो कि विभागीय जांच में बड़े प्रवीण होते हैं, उन लोगों को ये अपचारी अधिकारी या कर्मचारी अपने सहायक के रूप में लेते हैं और वो इनकी तरफ से पैरवी करते हैं। तो आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी है और अपचारी अधिकारी या कर्मचारी स्वयं अपनी पैरवी कर सकते हैं या फिर वो किसी को अपने सहायक या सहयोगी के रूप में रख सकते हैं। लघु शास्ति में नोटिस और उत्तर के आधार पर निर्णय होता है, जबकि दीर्घ शास्ति में विस्तृत विभागीय जांच जरूरी होती है। सक्षम प्राधिकारी तटस्थ जांच अधिकारी और शासन पक्ष का प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है। औपचारी अधिकारी को दीर्घ शास्ति नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई का विकल्प दिया जाता है। औपचारी अधिकारी अनुभवी सहायक नियुक्त कर अपनी ओर से पैरवी करवा सकता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब जिस प्रकार से कोर्ट में, न्यायालय में जिस तरह से प्रोसीडिंग्स होती हैं, पूरी जांच होती है, उस तरह से ये पूरी इंक्वायरी चलती है। और जब हम, अब आप देखिए दीर्घ शास्ति में जब हम नोटिस जारी करते हैं दीर्घ शास्ति का, तो 4 डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं। ये ध्यान रखना है, 4 डॉक्यूमेंट। पहला होता है आरोप पत्र। आरोप पत्र एक संक्षिप्त डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लिखते हैं कि आपके खिलाफ ये आरोप हम लगाते हैं। 10 लाइन 15 लाइन का अधिकतम होता है। अब आरोप 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकते हैं। तो हम लिखते हैं आरोप क्रमांक 1, आरोप क्रमांक 2, आरोप क्रमांक 3। उसमें हम शॉर्ट में आरोप का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो यह होता है आरोप पत्र। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आधार पत्र, जिसको हम शुद्ध हिंदी में अभिकथन पत्रक कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो आरोप में संक्षिप्त में लिखा है उसकी डिटेलिंग की जाती है। तो मान लो आरोप में एक आरोप आपका 4 लाइन में आपने लगाया, तो उसको हम 2 पेज 3 पेज में जितना डिटेल हम दे सकते हैं वो अभिकथन पत्रक में दिया जाता है कि इस आरोप लगाने का आधार आखिर क्या है। तीसरा डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं अभिलेख सूची, यानी ये आरोप हम किस डॉक्यूमेंट के आधार पे लगा रहे हैं उस संबंध में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रमाण हम आपको देते हैं। और आखिरी होता है साक्ष्य सूची, यानी लिस्ट ऑफ एविडेंसेस। तो इसमें कौन कर्मचारी या अधिकारी शासन पक्ष की तरफ से गवाह है, उनके नाम लिखे जाते हैं और उनका पद नाम लिखा जाता है। ये चारों चीजों के साथ हम नोटिस जारी करते हैं अपचारी अधिकारी कर्मचारी को, और उसके बाद हम जो है
विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लेते हैं। विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लेने के बाद हम प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और जांच अधिकारी बनाते हैं। फिर एक डिटेल्ड इंक्वायरी होती है, गवाही होती है, कथन होते हैं सभी पक्षों के, वो अपनी तरफ से गवाह लाता है, शासन अपनी तरफ से गवाह लाता है, और फिर पूरी कोर्ट की तरह की कोर्ट रूम इंक्वायरी जैसी इंक्वायरी होती है। और उसके बाद विभागीय जांच अधिकारी एक बहुत डिटेल्ड प्रतिवेदन, एक विस्तृत प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है। मान लीजिए 2 आरोप लगे, 2 आरोपों की जांच की। अब जांच अधिकारी के जो निष्कर्ष आते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। पहला निष्कर्ष ये हो सकता है कि साहब दोनों आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए, अप्रमाणित पाए गए। बस उसको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा जांच अधिकारी कुछ नहीं लिखता। ठीक, वो ये नहीं लिख सकता कि इसको छोड़ दिया जाए, कि इसको मार दिया जाए। वो केवल इतना लिख सकता है कि आरोप प्रमाणित पाए कि नहीं। तो पहला ऑप्शन बनता है कि दोनों आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए। दूसरा ऑप्शन बनता है निष्कर्ष का जांच अधिकारी के, कि एक आरोप पूरी तरह से प्रमाणित पाया गया और एक आरोप बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं पाया गया। तीसरा ऑप्शन बनता है एक आरोप पूरी तरह प्रमाणित पाया गया और एक आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। चौथा ऑप्शन बनता है दोनों आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाए गए। इस प्रकार इस मैट्रिक्स में 4 तरह की चीजें बनती हैं। अब यह जांच प्रतिवेदन में अपने अंतिम निष्कर्ष के साथ ही देता है। जांच अधिकारी को यह कहना ही पड़ेगा कि उसने प्रमाणित पाया या नहीं पाया, आंशिक प्रमाणित पाया या नहीं पाया। यदि वो ये क्लियर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी वो रिपोर्ट वापस कर सकते हैं और जांच अधिकारी से अपेक्षा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल क्लियर करके दीजिए कि आरोप प्रमाणित पाए कि नहीं पाए, या आंशिक पाए या पूर्ण पाए। अब मान लीजिए पहली स्थिति निर्मित हुई कि आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए। अब यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सक्षम अधिकारी के सामने 2-3 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वो जांच अधिकारी के मत से सहमत हो जाए और वो भी जांच को बिना किसी दंड के खत्म कर दे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई ना अपचारी अधिकारी को दिक्कत है ना दोनों को दिक्कत है, तो अब केस यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि जांच सक्षम अधिकारी को लगता है कि नहीं, जांच अधिकारी के निष्कर्ष जो हैं वो गलत है, जांच अधिकारी के निष्कर्ष से मैं सहमत नहीं हूं, इसको तो दंड मिलना चाहिए, जांच अधिकारी ने कैसे पाल लिया कि साहब दंड प्रमाणित नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में अब दोबारा फाइल जांच अधिकारी के पास नहीं जाएगी। अब हम अपचारी अधिकारी को लिखेंगे कि जांच प्रतिवेदन में यह आया है, लेकिन हम इन कारणों से इससे सहमत नहीं हैं, आप अपना पक्ष प्रस्तुत करिए। आपको हर हाल में जांच प्रतिवेदन की प्रति अपचारी अधिकारी या कर्मचारी को देनी पड़ेगी। यदि आपने वो नहीं दी तो वो आगे चल करके इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं होगा। तो हमने पाया कि जांच प्रतिवेदन में जांच प्रमाणित नहीं पाई गई, लेकिन पहला ऑप्शन अधिकारी सक्षम अधिकारी भी सहमत है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जांच अधिकारी ने कहा कि जांच में प्रमाणित कुछ नहीं पाया गया, लेकिन सक्षम अधिकारी का कहना है कि नहीं, जांच अधिकारी की रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूं, ये तो इसने वाकई में गंभीर अनियमितता की है। ऐसी स्थिति में फिर से जाएगा केस जांच प्रतिवेदन के साथ अपचारी कर्मचारी को कि भाई आपको कुछ कहना है क्या, हम सहमत नहीं हैं। वो फिर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बाद जांच में सक्षम अधिकारी एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा कि हम सहमत नहीं है, लेकिन अब हम इसको दंडित करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि विभागीय जांचकर्ता अधिकारी ने कहा था कि यह दंड करने लायक नहीं है, एक्सोनरेट करने लायक है, लेकिन इन्होंने दंडित कर दिया। दूसरा ऑप्शन, विभागीय जांच अधिकारी कहता है कि नहीं, आरोप प्रमाणित पाए गए, आरोप प्रमाणित हैं, बिल्कुल सही है कि आरोप प्रमाणित हैं, चाहे वो पूर्णतः हो चाहे वो आंशिक रूप से हो। दोनों ही स्थितियों में हम रिपोर्ट भेज देंगे अपचारी कर्मचारी को कि भाई देखो जांच में ये प्रमाणित आ गया है, अब आपको कुछ और कहना है क्या। हर हाल में हमको उससे उसका पक्ष सुनना पड़ेगा। फिर वो अपनी बात रखेगा आपके सामने, फिर जांचकर्ता अधिकारी का प्रतिवेदन और इसका अपचारी कर्मचारी का उत्तर, इसको देखने के बाद सक्षम प्राधिकारी एक ऑर्डर जारी करेंगे कि अब फाइनली हमको क्या दंड देना है।
इस प्रकार से जांच हमारी पूरी कंप्लीट होगी। और जो दीर्घ शास्ति है वो किस किस तरह की हो सकती है? पहला दीर्घ शास्ति बनती है जिसमें कि हम वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से रोकते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट से। तो जैसा मैंने पहले बताया था, असंचयी प्रभाव से रोकने में तो वो एक वेतन वृद्धि जो रुकी थी एक साल, वो अगले साल वापस मिल जाती है। लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट से रोकने के बाद आपको वो जीवन भर वापस नहीं मिलेगी। परमानेंट लॉस है उस एम्प्लॉय का, वो कभी वापस नहीं मिलेगी और इसका प्रभाव उसकी पेंशन पर भी पड़ेगा। दूसरी स्थिति ये बनती है कि हम उसको पदावनत कर देते हैं। पदावनत करने का मतलब है उसका प्रमोशन की जगह डिमोशन कर देते हैं। मान लो वो तहसीलदार था, उसको नायब तहसीलदार बना दिया, राइट। वो डिप्टी कलेक्टर था, उसको तहसीलदार बना दिया। वो उप संचालक था, उसको सहायक संचालक बना दिया। पदावनत कर सकते हैं। इसके अलावा दो परिस्थिति और होती है। एक तो नौकरी से डिसमिसल, बर्खास्तगी, पदच्युत करना, नौकरी से निकाल देना। इसमें दो कंडीशन है। नौकरी से ऐसे निकालना कि सरकार में कहीं और आगे चल करके वो अप्लाई कर सकता है किसी दूसरी नौकरी के लिए। और दूसरा ऑप्शन है कि नौकरी से ऐसे निकालना कि वो जिंदगी भर सरकारी, किसी भी सरकारी नौकरी में, किसी भी विभाग में अप्लाई ना कर सके। तो ये ऑप्शन भी होता है। इस प्रकार से जांच करता सक्षम अधिकारी इन चारों विकल्पों में से कोई एक दंड जो है उनको दे सकता है। अब इसमें भी वही अपील का सिस्टम है। इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। अपील में फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो अपील को सुन करके नियमानुसार और प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय लेते हैं। इस प्रकार से यह विभागीय जांच की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। लास्ट पॉइंट जो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित किया गया है तो देखिए, सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता। ये एक मॉरल पनिशमेंट है। मतलब दुनिया की निगाहों में आप गिर जाते हो, आपकी इमेज खराब हो जाती है, अरे सस्पेंड कर दिया, अरे सस्पेंड कर दिया। लेकिन नियमों की नजर में ये सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता। तो सस्पेंशन दंड में कब कन्वर्ट होता है? जब हमने किसी को सस्पेंड किया तो हमको 90 दिन के अंदर उसके खिलाफ चार्जशीट इशू करना पड़ती है विभागीय जांच की। यदि हम 90 दिन के अंदर चार्जशीट इशू नहीं करते तो वो व्यक्ति स्वतः बहाल हो जाता है और उसके बाद उसकी जांच नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि निलंबन को फिर हमें विभागीय जांच में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर विभागीय जांच की वही प्रक्रिया होती है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विभागीय जांच की प्रक्रिया आरोप पत्र, आधार पत्र, अभिलेख सूची और गवाहों की सूची से शुरू होती है और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी दंड या बरी का फैसला करता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमों के अंतर्गत है। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी आपको लगी होगी। इस विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है। आप उन प्रश्नों का ज़रूर उत्तर दीजिएगा और यदि आप उनका उत्तर देते हैं, मुझे आशा है कि आपने ध्यान से सुना होगा। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका उत्तर भी बखूबी दे पाएंगे और इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आगे चल करके आपके भविष्य के लिए उपयोगी होगा। मैं आप सब ने इस वीडियो कंटेंट को ध्यानपूर्वक सुना। मैं इस सब के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हमने इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से निम्न बातें सीखी। विभागीय जांच मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत होती है। सक्षम प्राधिकारी जांच प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। शोकॉज नोटिस द्वारा कारण बताने का अवसर दिया जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन अनिवार्य है। दंड के प्रकार लघु शास्ति और दीर्घ शास्ति होते हैं। विस्तृत विभागीय जांच में जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका होती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी दंड या बरी का अंतिम निर्णय करता है।